दोस्तों, आज फिर से हम एजुकेशन की बात करेंगे, पेडागोजी की बात करेंगे। आखिर केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय हो, डीएसएसबी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, इसमें किस तरह के पेडागोजी पूछे जाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने केंद्रीय विद्यालय के कुछ प्रश्नों को लिया है और इन प्रश्नों को आप कैसे बना सकते हैं बिना आंसर जाने हुए भी, चुटकियों में। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और राइट में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर देना, जिससे कि हर दिन का वीडियो आपको मिलेगा। ये आपके फायदे के लिए है, अगर नहीं करोगे तो डेली वीडियो नहीं मिलेगा। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, कुछ मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे, खास करके पेडागोजी। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता है कि शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी विद्यार्थी स्व आकलन में निम्न संयोग सम्मिलित होते हैं। मतलब कि जब विद्यार्थी, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। कहता है कि जब विद्यार्थी स्वयं का आकलन करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं कहता भी हूँ कि स्वयं आकलन करते हैं। पहला है सेटिंग टारगेट एज पार्ट ऑफ एक्टिंग प्लानिंग। मतलब क्रिया योजना के भाग के रूप में लक्ष्य निर्धारण। बिल्कुल सही होगा कि जब हम अपना एक विद्यार्थी स्व आकलन करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो वो अपना सेल्फ टारगेट बनाते हैं, क्रिया योजना के भाग के रूप में वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बिल्कुल। कहता है एक पाठ में सहयोगी आकलन। तो सहयोगी आकलन नहीं होता है, पूर्ण आक्रमण वो करते हैं पाठ का। अपने स्वयं के कार्य की जांच और सुधार हेतु लक्ष्य निरूपण, ये भी सही होगा। गृह कार्य की नियमित जांच, ये नहीं होगा, नियमित जांच नहीं होता है। तो इसमें जो सेल्फ असेसमेंट में क्रिया योजना के भाग के रूप में लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है और स्वयं के कार्य की जांच और उनमें सुधार किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है, और ए, इसका आंसर जो है ए सी हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसका डिस्क्रिप्शन भी है, स्व आकलन होता है कि बच्चे स्वयं अपना आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है। कहता है निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रतिमान से संबंधित नहीं है। मतलब कि कौन सा चार ऑप्शन में से है वह लर्निंग पैराडिगम से संबंधित नहीं है। लर्निंग पैराडिगम, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर लर्निंग पैराडिगम क्या होता है। मतलब अधिगम प्रतिमान क्या होता है। हमने क्लास के दौरान भी बताया था कि आखिर अधिगम प्रतिमान क्या है। तो मतलब कि अधिगम प्रतिमान मतलब कि उसके आधार पर एक निश्चित मान को अंकित किया जाता है, जिसमें आपको सामाजिक संरचनावाद, अधिगम प्रतिमान में जो है सामाजिक संरचनावाद, व्यवहारवाद और मानववाद शामिल किए जाते हैं। जबकि इस अधिगम प्रतिमान में याद रखिएगा संरचनावाद शामिल नहीं किए जाते हैं। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हमने पढ़ाया भी था कि अधिगम में जो है संरचनावाद को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि संरचनावाद अधिगम के सिद्धांत नहीं है। क्योंकि संरचनावाद का संबंध हमने लिखा भी है, देखिएगा कि संरचनावाद यह मानव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो संकेत विज्ञान और सहजता से संबद्ध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। तो इसलिए संरचनावाद जो है नहीं होगा। एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है, देखिएगा।
अगले अगर 5 से 10 मिनट दे दिए आप, तो आपसे जो 10 लगभग 20 से 30 सवाल जो पेडागोजी के पूछे जाते हैं वो चुटकियों में बनेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा फिर से नया बैच अगले 1 वीक में शुरू होने जा रहा है। अगर आप टीजीटी देना चाह रहे हैं, पीजीटी देना चाह रहे हैं, तो 1 वीक में फ्री क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उसमें 8-10 फ्री क्लास मिलेंगे और आप क्लास लेकर देखो। क्लास के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है और क्लास लेकर देखो। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया, पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो रिजल्ट की लिखित स्टम्प पेपर पर गारंटी देती है। आप पीजीटी, मैं खुद हर पीजीटी टीजीटी में सिलेक्टेड हूँ, खुद मैंने आईएएस तक का इंटरव्यू दिया है। तो मैं इतना तो जानता हूँ कि 6 महीने में आपकी नौकरी पक्की होगी, बशर्ते कि 6 महीना आपको काम करना होगा दिल से समर्पित होके। अगर 6 महीना आपने दे दिया तो आपसे रिजल्ट कोई नहीं ले सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2009 में भारत सरकार ने किस उद्देश्य से बालकों हेतु निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा के अधिकार को लागू किया है? 2009 में किस उद्देश्य से? तो दोस्तों किस उद्देश्य से लागू किया? तो पहला है संवैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति। बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ संवैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति। तीसरा है राजनीतिक विरोधी पार्टियों के ऊपर राजनीतिक उत्तोलन हेतु। ये भी नहीं होगा कि राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। देश में बाल मजदूरी खत्म करने के लिए। ये भी नहीं होगा। इसका सबसे नजदीक आंसर दोस्तों होगा डेवलपिंग क्वालिटी मीन पावर इन द कंट्रीज। देश में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास हेतु। दोस्तों याद रखना कि भारत भारत सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लाया और इसे पास किया था 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा। 2009 में लाया और 2010 में इसे लागू कर दिया। तो ये शिक्षा का अधिकार कानून है। यह एक अब फंडामेंटल राइट बन गया है, मौलिक अधिकार बन गया है, जिसके तहत प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को निश्चित और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो जरूर एग्जाम्स में जाने से पहले शिक्षा का अधिकार कानून पढ़ के जाइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक स्कूली स्तर पर बालकों के शैक्षणिक अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु श्रेष्ठतम कदम क्या है? मतलब क्वेश्चन पूछा है कि माध्यमिक स्तर पर जो है बालक के शैक्षणिक अधिकार, यानी कि माध्यमिक स्तर पर जो माध्यमिक क्लास है उसमें बालकों के एजुकेशनल राइट को सुनिश्चित करने के लिए श्रेष्ठतम कार्य क्या है, यानी बालकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए श्रेष्ठ कार्य क्या है, उसका हमें क्रम बनाना है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसका क्रम बनाना है। जब ये सारे चारों पढ़ लेंगे और 4 ऑप्शन का क्रम भी यहाँ पर दिया गया है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सबसे पहले कि बालकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पहला है मार्किंग लीगल प्रोविजन। बिल्कुल है, विधि शासन, यानी कि विधि के द्वारा शासन बनाना चाहिए। तो ये पहले जगह पर होना चाहिए, हम आगे देखेंगे। दूसरा है बाल अधिकार हनन को रोकने हेतु सख्त प्रणाली हो। बाल अधिकारों को रोकने हेतु सख्त प्रणाली हो। उससे पहले जो है हमें ये ये होना चाहिए, इस मुद्दे पर गोष्ठी, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन हो। मतलब पहले जो होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए
कि पहले तो हमें विधि कानून बनाना चाहिए, फिर उससे संबंधित जो है गोष्ठी होनी चाहिए, सेमिनार होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। फिर हो जाएगा बाल अधिकारों पर शिक्षक और प्राचार्य से कार्यक्रम की जो है कार्यक्रम का आयोजन हो, यानी बाल अधिकारों पर शिक्षक और उसके जो प्राचार्य हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हो, यानी शिक्षक और प्रिंसिपल का जो है प्रशिक्षण हो। और चौथा हो जाएगा आपको बाल अधिकारों के हनन को रोकने का फिर सख्त प्रणाली बना दिया जाए। तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों, वह आंसर हो जाएगा डी। यानी कि कह रहा है कि सबसे पहले तो कानून बने, फिर उस पे बैठक हो, फिर प्राचार्य को भी प्रशिक्षण दे, तो अंतिम में जाके सख्त कानून का स्वरूप दे दिया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्कूल प्रधानाध्यापकों में से कौन एक अच्छे शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करने वाला निकलेगा। कहता है कि कौन ऐसे प्रधानाध्यापक है, प्रिंसिपल है, जो एक अच्छे शैक्षणिक नेतृत्व वाला निकलेगा। यहाँ प्रिंसिपल के संबंध में सवाल पूछा गया है दोस्तों। अगर ऑप्शन देखो तो पहला अत्यधिक सामाजिक व्यक्ति जो खुशनुमा मिजाज का हो। दूसरा है एक अनुभवी अध्यापक जिसने एक बड़े विदेशी विश्वविद्यालय से नेतृत्व की डिग्री प्राप्त किया हो। सदा टॉप करने वाला एक अकादमिक विद्वान। या चौथा है कि एक शिक्षक जिसके कक्षा परिणाम श्रेष्ठ हो, एक सख्त कार्य करने वाला व्यक्ति है, तथापि छात्रों और शिक्षकों में लोकप्रिय हो। सबसे नजदीक का आंसर दोस्तों यही होगा कि मान लिया कोई विद्वान से मतलब नहीं है, या किसी के पास बड़ा डिग्री है उससे मतलब नहीं है, या खुशनुमा मिजाज है उससे मतलब नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रिंसिपल हो जिसका एक शिक्षक हो जिसकी कक्षा का परिणाम श्रेष्ठ हो, जो बच्चों का अच्छा रिजल्ट दे हो, एक सख्त कार्य करने वाला व्यक्ति हो। यद्यपि सख्त मतलब स्ट्रिक्ट हो के वो कार्य करे और सारे टीचरों से भी कार्य करवाए, तथापि छात्रों तथा शिक्षकों में वह लोकप्रिय हो। तो यही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गांधी जी पर। गांधीयन थ्योरी भी पूछता है, खास करके पेडागोजी में आप गांधी, टैगोर, अरविंद घोष, जॉन डीरी, पाल फेरे, ये सब बड़े विद्वान हुए हैं। इन विद्वानों के सिद्धांत को जरूर आप पढ़ के जाइए, जिससे कि यहाँ से एक सवाल हर बार पूछता है। कभी टैगोर से पूछ लेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा सिद्धांत से, कभी गांधी से, कभी कभी अरविंदो से, कभी जॉन डीरी, कभी प्याजे। तो इसको पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। कहता है गांधी जी पाठ्य पुस्तकों के उपयोग के बहुत विरुद्ध थे। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? कि मतलब कहने का मतलब ये है कि गांधी जी जो है पाठ्य पुस्तकों के बड़े विरुद्ध थे। इसका क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तकों द्वारा सीखने में समय लगता है। ये भी सही हो सकता है, पहले चारों देखते हैं। अध्यापक और छात्र दोनों की सृजनशीलता के विकास में पाठ्य पुस्तक बाधक है। मतलब पहला कथा है कि पाठ्य पुस्तक द्वारा सीखने में समय लगता है, इसलिए गांधी विरोधी थे। दूसरा, अध्यापक और छात्र दोनों की सृजनशीलता में बाधा होता है। तीसरा, अधिगमकर्ताओं को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु रटनी पड़ती है। चौथा है भाषा में परंपरागत भाषा में परंपरागतता प्राप्त करने के बाद ही पाठ्यपुस्तक उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब सही है, लेकिन सबसे नजदीक क्या होगा कि क्यों गांधी जी जो है पाठ्य पुस्तक का मना करता था। गांधी जी क्वेश्चन जो है पाठ्य पुस्तक के उपयोग के बहुत विरुद्ध थे, क्योंकि यहाँ है कि अध्यापक और छात्र दोनों की सृजनशीलता के विकास में बाधक मानते थे। गांधी जी मानते थे कि जो बुक होता है,
टेक्स्ट बुक act a barrier in the development of creativity of both teacher and student। वह बैरियर है क्योंकि गांधी जी लर्निंग बाय डूइंग पे जोर देते थे। गांधी जी का मानना है कि बच्चे करके सबसे अच्छा सीखेंगे। ये सिर्फ पाठ्य पुस्तक जो है दोनों के सृजनशीलता को रोक देता है। हम किताब को देख के पढ़ाते हैं फिर उसे रटाते हैं, तो जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनशीलता है, उसे रोक देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक पाठ क्रियाओं की योजना सम्मिलित होती है जो शिक्षक की मदद करती है। मतलब कि क्वेश्चन है कि एक पाठ योजना किस तरह शिक्षकों की मदद करती है। कि एक पाठ योजना जो है एक आप भी शिक्षक बनेंगे, एक पाठ योजना किस तरह शिक्षक को पढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों ये सब सवाल महसूस करने का है, और ये सब सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप है तो फिर ऐसे सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है विद्यार्थी शिक्षार्थियों, मतलब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक स्मरण करने और समझाने में। दूसरा है विद्यार्थियों को अभ्यास निर्देशन और प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने में। शिक्षार्थी को ही विद्यार्थी कहा जाता है, ध्यान रखना। या शिक्षार्थियों के मार्गदर्शन में कि अधिगम अनुभवों के पूर्ण करने से वह क्या उपलब्ध करेंगे। चौथा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों का ध्यान बनाए रखने के लिए। सबसे जो नजदीक आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा चारों में। क्यों होगा? क्योंकि एक पाठ्य पुस्तक इसलिए बनाया जाता है कि टू गाइड द स्टूडेंट what they should accomplish by competing the learning experience। अर्थात विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में कि अधिगम अनुभव के पूर्ण करने में से क्या, मतलब कि विद्यार्थियों को जो जो पाठ्य पुस्तक होता है उसे मार्गदर्शन देता है, और एक शिक्षक उससे अनुभव लेकर के विद्यार्थियों के मूल लक्ष्य को वह पूरा करता है। इसीलिए आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक और दो क्वेश्चन हम लेंगे कि निम्नलिखित में से एक श्रेष्ठ प्रधानाचार्य सिद्ध होंगे। कौन श्रेष्ठ प्रधानाचार्य सिद्ध होंगे? जो छात्रों और शिक्षकों को शामिल कर स्वयं भी कक्षा फर्श की सफाई करे। वह जो शिक्षकों को फर्श की सफाई करने हेतु छात्रों के साथ सहयोग करे। वह जो फर्श के साफ करने हेतु एक श्रेष्ठ एजेंसी को काम दे। या अंतिम है कि वह जो सख्ती से निर्देश दे, फर्श की सफाई की निगरानी रखे, इनाम तथा दंड पर पुनर्वलन दे। अब इससे सवाल बहुत अब देखो कि वह छात्रों और शिक्षकों को सफाई अभियान में छात्रों और शिक्षकों को शामिल कर स्वयं भी कक्ष की फर्श की सफाई करे। ये नजदीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर श्रेष्ठतम होता है क्योंकि मतलब कि एजेंसी को दे, और चौथा है वह सख्ती से निर्देश दे। हाँ बिल्कुल, वह सख्ती से आदेश दे, फर्श की सफाई निगरानी रखे तथा इनाम और दंड पर पुनर्वलन दे। तो इसका आंसर नजदीक डी होगा दोस्तों, कि वह जो है ऑर्डर दे, सख्ती से आदेश दे कि फर्श की सफाई हो, निगरानी रखे, उस पर इनाम और पुनर्वलन दे, जिससे कि बच्चे जो है साफ सफाई पर भी ध्यान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्रांतिक शिक्षण उपक्रम संबंधित है। क्रिटिकल पेडागोजी इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि ये क्रांतिक शिक्षण उपकरण का सिद्धांत किसने दिया? क्रिटिकल पेडागोजी का सिद्धांत किसने दिया? ये आपने क्लास के दौरान भी पढ़ा होगा, क्रिटिकल पेडागोजी। तो क्रिटिकल पेडागोजी का सिद्धांत पॉल फेरे ने दिया। हमने कहा था जॉन ड्यूरी, पॉल फेरे, पियाजे, जरूर पढ़ के। पॉल फेरे बोलते हैं इसे। तो इसे
पढ़ के जाइएगा। और ये क्रांतिक सिद्धांत जो है पॉल फेरे ने दिया, तो ये सब सिद्धांत हमें याद करके जाना है दोस्तों, पढ़ के जाना है। जीवन में सफल होना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो, तो एक बार मेरा क्लास लेकर देखो, चाहे हिंदी लिटरेचर का हो, हिस्ट्री का हो, और संपूर्ण कंपलसरी पेपर का हो। 10 क्लास आपको फ्री मिलेगा, और साथ ही साथ रिजल्ट की स्टम्प पेपर पे लिखित गारंटी मिलेगा। तो इससे बढ़ के कोई टीचर नहीं कर सकता है। और दोस्तों, हम अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारते हैं, क्योंकि टीचर बताते रहता है किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर भी हम नहीं पढ़ते। जैसे बार बार मैं कहता हूँ, एनसीएफ 2005 पढ़ के जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, और एक ही क्वेश्चन खेल होता है कि अगर एक क्वेश्चन आपने सही बनाया तो आप आगे निकल गए, और एक क्वेश्चन अगर आपने कम बनाया तो आप पीछे रह गए। तो सवाल एनसीएफ 2005 से पूछा है, और क्वेश्चन कहता है एनसीएफ 2005 को इसके सही मायने में लागू करने हेतु एक स्कूल प्रधानाचार्य के रूप में आपकी क्या कर्मिक वरीयताएं होंगे। कि एनसीएफ 2005 को अगर लागू करना है तो आप कौन कौन काम करेंगे। बहुत सारे काम दिया है, और क्रम भी बनाना है। तो क्वेश्चन आप देख ही रहे हो कि पूरा क्रम भी बनाना है, ABCDEFG। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 में क्या क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, इन सब में मैं आंसर तब चलता हूं। सबसे पहले स्टाफ मेंबर की बैठक बुलाएंगे, पहला जो ऑप्शन होगा सी। हम देखेंगे सी किस किस में है। तो सी पहले नंबर पर दोस्तों लगभग लगभग सब में है। अगर आप सी देख रहे हो तो सी सब में है। चाहे वो बी, इसमें भी सी है, तो सब में सी से आंसर नहीं होगा, यानी पहले जगह पर सी होगा। ये तो हमें पता चल गया, पहले जगह पर क्या होगा, सी होगा। पहले जो है स्टाफ मेंबर को बुलाएंगे, शिक्षार्थी युक्तियां तय करें नहीं, सभी स्टॉक होल्डर की बैठक बुलाएंगे, मेंबर को बुलाएंगे। दूसरा काम करेंगे, सभी स्टॉक होल्डर को बुलाएंगे, तो सी के बाद ई हो जाएगा। फिर शिक्षा शास्त्रीय युक्तियां तय करेंगे, शिक्षा शास्त्रीय युक्तियां, तो फिर डी हो जाएगा, सीईडी। यहाँ तक ऊपर तीनों में है सीईडी। फिर जो है फिर जो है लागू करना तथा निगरानी करने का काम करेंगे। फिर जो है ऊपर ए होगा, पाठ्य पुस्तक समय अधिगम समीक्षा करेंगे, पाठ्य पुस्तक समेत अधिगम सामग्री की समीक्षा करेंगे। और अंतिम बी होगा, कक्षा में अधिगमकर्ताओं की बैठक की व्यवस्था करेंगे। ये जब एनसीएफ 2005 पढ़ोगे, मैं ये बता तो देता हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए एनसीएफ 2005 पूरा पढ़ना होगा और उसे समझना होगा, तभी ऐसे सवाल आपसे बनेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एनसीएफ 2005 पढ़ के जाइए, जिससे सवाल आपसे आसानी से बच जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। क्योंकि बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाता हूं, क्योंकि बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, बहुत शॉर्ट, आजकल हर बच्चे को शॉर्ट चाहिए। तो जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, एक ही बात कहता हूँ, कीड़े मकोड़े की जिंदगी हमें नहीं जीना है, बार बार असफल नहीं होना है। तो हमारा फिर से नया बैच शुरू हो रहा है, हिंदी का भी हो रहा है और कंपलसरी पेपर का भी हो रहा है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ओनली 1 वीक फ्री क्लास लेकर देखो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहां से नंबर लेकर के आप कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और जनरल मैसेज भी करके क्लास लेकर देखो। एक बात और मैं कहूंगा, वही बच्चे मुझे मैसेज करें जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ जाएं। ऐसे बच्चे बिल्कुल मत मैसेज करें जो सिंसियर नहीं है, जो टाइम पास बच्चे हैं, जो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो बिल्कुल मत करें, सिंसियर जरूर करें। और मैं जो भी बच्चे मेरे क्लास से जुड़ेंगे उसे स्टम्प पेपर पर लिखित गारंटी दूंगा कि अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।